एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर स्टार्ट कराया था रिटायरमेंट एंड डेथ का। तो उसके अंदर अपन ने क्या करा था कि डिफरेंसेस बताए थे कि एडमिशन के टाइम पर अपन लोग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और कौन सी चीजें सिमिलर रहेंगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बताया था और एक एनपीएसआर कैलकुलेट करना बताया था। फॉर्मूला बता दिया था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, और ये भी बता दिया था कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में अपन लोग गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं और एडमिशन के टाइम पर हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंस अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिए थे। आज अपन इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो समझना है। देखो, गुडविल का वैल्यूएशन तो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा एवरेज मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। तो दो टाइप से होता है, सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेज एवरेज होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका मेथड क्या है, वो अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो पढ़े थे, एक होता है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तीन मेथड बार बार रिपीट कर रहे हैं हर चैप्टर में। ठीक है, ये हमने पढ़े थे एग्जिस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर, जहां पे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वहां पे अपन ने पढ़ा। उसके बाद एडमिशन में पढ़े और उसके बाद अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में। ठीक है, कैलकुलेशन उन्हीं मेथड से होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जनरलाइज एंट्रीज क्या करेंगे गुडविल की, वो अपने को यहाँ पे समझनी है। उसके बाद फिर दो मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था परचेस कंसीडरेशन मेथड पढ़ा था और एक पढ़ा था हिडन गुडविल। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट अपन क्या करते हैं। ठीक है, पहले एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले इसको समझाते हैं कि जैसे तीन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 गुडविल का ट्रीटमेंट समझा रहा है, उसको ढंग से समझना। सपोज दैट मान के चलते हैं इसमें बी रिटायर हो जाता है, बी रिटायर हो गया, इसमें दो पार्टनर बच गए, कौन कौन से बच गए, ए और सी। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन को मालूम है कि जो ये इनका पहले जो रेशियो था वो इनका न्यू रहेगा 3:1। ठीक है, जैसे अपन ने एडमिशन के बारे में बताया, जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो ओल्ड रेशियो उनका सैक्रिफाइस होता है। और यहां पे भी अपन ने बता दिया, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहते आते हैं उनका न्यू रेशियो क्या रहता है, जो उनका पहले रेशियो है वो इनका न्यू रेशियो है। कैलकुलेट करने की अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अपन को बिल्कुल समझ में आने चाहिए और एक बार में अपन हिट करें, उनके लिए अपन को सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ए और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रहेगा 3:1। दैट्स इट। क्वेश्चन इस बात का है कि जब बी रिटायर होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा। जब बी रिटायर होगा तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जैसे जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है। सेम यहां पे जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगी तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा। दोनों जगह पे गुडविल का वैल्यूएशन होता है, एडमिशन के चैप्टर में भी होगा और यहां पे भी होगा। सपोज दैट वो कोई से भी मेथड से क्वेश्चन में कराए, चाहे वो एवरेज से करवाए, ठीक है, चाहे वो आपको सुपर प्रॉफिट से करवाए, कैपिटलाइजेशन से करवाए, हिडन से करवाए, कैसे भी करवाए, वो जो देगा। तो मान के चलते हैं गुडविल का वैल्यूएशन जो हो रहा है, फर्म गुडविल, ये वैल्यूएशन हो गया। मान के चलते 3 लाख की गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। यहाँ पे बात समझ आ गई, 3 लाख की गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। ये आपको देगा या तो बुक में या फिर हिंट देगा किस तरीके से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। 3 लाख रुपए की फर्म की गुडविल आ गई। बात समझ आ गई अच्छे से। अब इसमें जो जा रहा है बी, तो 20 गुडविल निकालेंगे अपन, क्योंकि जो पार्टनर जाएगा उसकी गुडविल निकलेगी। तो 3 लाख और कितनी गुडविल का, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6, 2/6, तो 6 5 जा और ये हो गया 1 लाख रुपए की इसकी गुडविल बनती है। बात समझ में आ गई। 6 5 जा 30, 50,000 से और 2 से मल्टीप्लाई 1 लाख। इसका मतलब बी जा रहा है तो बी की गुडविल बनी 1 लाख। अब यहां पे क्वेश्चन इस बात का, जब अपन एडमिशन कर रहे थे तो जब किसी पार्टनर को एडमिट कराया जाता है तो उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है। आर्य वस्तु में वो गुडविल का पैसा लेके आता है। लेकिन यहां पे तो पार्टनर होगा रिटायर, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एडमिशन के टाइम पर गुडविल का पैसा मंगाते और रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं। लेकिन देगा कौन, सेम बात चल रही है जो एग्जिस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ी, एडमिशन वाले में पढ़ी और अब इसमें पढ़ रहे हैं। जिस भी पार्टनर को गेन होगा वो गुडविल का पैसा देगा। एंट्री पोस्ट होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे एंट्री को जरा समझने की कोशिश करना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमने क्या बोला, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अच्छा, हम लोग एडमिशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन के केस में थोड़ी सी चीजें चेंजेस करते हैं। एडमिशन के टाइम पे हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलते गेनिंग पार्टनर लिखा तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है
तो लिखते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट ईयर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसको सैक्रिफाइस होता है उसको हम गुडविल का पैसा देते हैं, और देता कौन है? जिसको गेन होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या एंट्री पोस्ट करें? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ईयर टू रिटायरमेंट पार्टनर कैपिटल, यानी जो पार्टनर रिटायर होगा उसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा। देगा कौन? जो जिसको गेन हो रहा है। बात समझ में आ गई? एंट्री एक ही बनती, बहुत सिंपल एंट्री है, इसमें आपको इतनी ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, बस एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, एक एंट्री होती है। बात समझ आ रही है? कोई परेशानी है? गुडविल का ट्रीटमेंट मेन जो होता है वो होता है एडमिशन के टाइम पे। पहले हम कैश मंगवाते हैं, एंट्री कैश टू गुडविल होती है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही अपने को पता है, गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और तीसरी एंट्री हमारी ऑप्शनल होती है, अगर क्वेश्चन में ये बात बोली गई होती है कि गुडविल विड्रॉन करिए तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश टू बैंक, ये होता है। ठीक है, प्राइवेटली गुडविल आता है कोई एंट्री नहीं करते। उसके बाद जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं देता है, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? या वो मान के चलो पैसा नहीं दे रहा, पैसे के अलावा कुछ अदर काइंड में कुछ दे रहा है, कोई बिल्डिंग दे रहा है, प्लांट दे रहा है गुडविल के लिए, तो अपन उससे एंट्री कर लेते हैं, जैसे प्लांट अकाउंट डीआर टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? सेम यहां पे क्या कर रहे हैं कि जिस गुडविल का पहले तो वैल्यूएशन होगा, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 3 लाख। या तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, सुनना ढंग से इसको, या तो ये क्वेश्चन गुडविल गिवन होगी, या ये आपसे कैलकुलेट करवाएगा। कैलकुलेट करवाएगा तो मेथड अभी को पता ही है, वो जिस भी मेथड से बोले हम उस मेथड से कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, तो 20 गुडविल निकाली, ये रिटायर होता है 3 लाख का 2/6 निकाला 1 लाख। बात समझ आ गई? इस 1 लाख की गुडविल को देगा कौन कौन? जो पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन। अब जरा ढंग से समझना, एबीसी 3 पार्टनर थे, इसमें बी का रिटायरमेंट होगा, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन में 2 चीज पूछेगा आपसे, आंसर मिनटों से पहले देना है। पूछेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और सी का फटाफट बोला 3:1, बोला गेनिंग रेशियो, फटाफट बोला 3:1। न्यू रेशियो भी यही है, गेन रेशियो भी यही है। बात समझ में आ रही है? जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। बात समझ आ रही है? अब अपने को पता है कि ए और सी को गेन हुआ है 3:1 में, तो ये लोग गुडविल देंगे 3:1 में। इसकी एंट्री क्या होगी जरा उसको भी समझ लेते हैं। इज कैपिटल अकाउंट डीआर, सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू बीज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये डन। कौन से रेशियो में? 3:1 में। 75,000, 25,000 और टोटल हो गया जी 1 लाख। बात समझ आ रही क्या? इससे बोलते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो अपन गुडविल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? देखो एक चीज समझना, पार्टनरशिप में क्वेश्चन तो इजी आता है। पार्टनरशिप की में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका एडमिशन का हो, चाहे वो रिटायरमेंट डेथ का हो, लेकिन आपको ना क्वेश्चन में बस इतना समझना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि एक पॉइंट में भी अगर गड़बड़ हो गई तुमसे, समझना इस बात को, पार्टनरशिप में बहुत समस्या है। अगर पार्टनरशिप में अगर आपके अकाउंट में रिवैल्यूएशन में गलती होती, समझने की कोशिश करना, रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में गलती हो गई तो पार्टनर्स कैपिटल हिट होगा, मतलब उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंस शीट का टोटल आएगा नहीं, कहानी हो जाएगी खत्म। एक गलती अगर आप करते हो रिवैल्यूएशन से, क्योंकि उसका प्रॉफिट गलत आएगा, वही प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनके बैलेंसेस गलत आएंगे, वो बैलेंस शीट में जाएंगे, वो बैलेंसेस जब गलत जाएंगे तो बैलेंस शीट आएगी कहां से आपकी? पार्टनरशिप। इसीलिए हर पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, अब गुडविल का वो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं कोई, और ये नॉर्मल है, मान के चलिए क्वेश्चन आया तो जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। नहीं तो नॉर्मल सी बात है, एबीसी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हुआ और बोल दिया फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख हुआ, एंट्री पोस्ट कर दो। जनरलाइज एंट्री क्या पोस्ट करनी है हमें खूब अच्छे से पता होनी चाहिए, ये एंट्री पोस्ट होगी, बस ये 2 नंबर की एंट्री है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो इसने कुछ बोला है, तो हमें पता है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, और जब तक कोई भी नहीं बोलेगा तो ये गेन रेशियो, इसी रेशियो बांट दी, एस कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल। अब कोई क्वेश्चन करे कि सर जैसे आपने तो बोल दिया कि 3:1 इसका गेन है, निकाल लो, कोई परेशानी नहीं किसी भी टाइप से। कैसे निकालेंगे? हम पता है गेन रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है ए का 3/4 और ओल्ड है 3/6, माइनस कराओगे आ जाएगा, यही आएगा सेम। यहां पर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। आगे का नहीं समझ में तो कोई दिक्कत है इसमें? तो गुडविल की समझ में आई कि अपन को सिर्फ एक एंट्री ध्यान रखनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर, जिसको गेन होगा वो गुडविल का पैसा देगा, किसको देगा? जिसको रिटायरमेंट हुआ जिसका। बात समझ आ रही है? कोई परेशानी है इसके अंदर, कोई समस्या है? अच्छा, अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर पहले से ही गुडविल, जो एडमिशन में समझाया था सेम इस वाले में समझा रहे रिटायरमेंट एंड डेथ में, अगर कोई गुडविल पहले से ही आपको दे रखी है, यानी कि पहले से ही ओपन है, कहां पे? बैलेंस शीट में देगा। और कौन सी गुडविल आती है वो पूछ भी सकता है, परचेसिंग गुडविल कहते हैं, जो बैलेंस शीट में आपके शो होती है। तो उस गुडविल को क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप लोगों को क्लोज करना है अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है। बात समझ में आ रही है? अब यही तीनों पार्टनर है, एबीसी है, ये क्वेश्चन था, इसी में आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी एबीसी की जो बैलेंस शीट है उसमें दे रखी थी आपको गुडविल मान के चलते 60,000 रुपए की।
ये बैलेंस शीट में गिवन है असेट साइड, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये है ना गुडविल है, इस गुडविल को हमें क्लोज करना है। ये आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको अपने मन से क्लोज कर देनी है, और ये क्लोज होती है ऑल पार्टनर्स के बीच में, ऑल पार्टनर्स यानी कि ए बी और सी। बी रिटायर हो रहा है वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन अगर पहले से कोई गुडविल दे रखा है तो तीनों में बंद होगी। आ रही बात समझ में? एंट्री पोस्ट होती है एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और टू गुडविल अकाउंट, इसे अपन बोलते हैं गुडविल अकाउंट क्लोज या रिटर्न ऑफ। ठीक है, अपन ने गुडविल क्लोज कर दिया 3:2:1 में। ठीक है, 30,000, 20,000, 10,000, टोटल हो गया जी 60,000। ये आपको जो कि अपन ने एडमिशन में बताई थी, पहले से अगर कोई भी गुडविल अकाउंट अगर आपका ओपन है तो उसे क्लोज करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स के बीच में। क्वेश्चन नहीं होता कि सर बी तो रिटायर हो रहे तो बी के में अकाउंट में क्यों क्लोज करवा रही हो? भाई ये तो ओल्ड गुडविल है ना, ये तो पहले से अकाउंट में दी हुई है, उसको अपन क्लोज करेंगे, तीनों में क्लोज होगी। एंट्री पोस्ट होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल अकाउंट, ये रही कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 3:2:1 में। बात समझ आ गई? अब बी रिटायर हो रहा था, बी के टाइम पर रिटायरमेंट में 3 लाख का गुडविल का वैल्यूएशन हो फर्म का। बच्चे यहां पे भी गलती करके आते हैं, 3 लाख का फर्म की गुडविल है, ये बी की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। पहले हमें बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा गुडविल का, तो हमने निकाला 3 लाख में 2/6 से बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 लाख की गुडविल आई है। इस 1 लाख की गुडविल को देगा जो जिनको गेन हो रहा है, आ रही समझ में? और गेन हो रहा है ए और सी को। एंट्री पोस्ट हुई एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल। क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में सिर्फ गुडविल की एंट्री पूछेगा तुमसे, 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, कई बार 6 नंबर में भी आ जाता है, कई बार 2 नंबर में भी आता है, और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में तो आते ही आते हैं, एक नंबर में पूछ सकता है। बस हमें आना चाहिए कि क्या कह रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे बात कर रहा है, एडमिशन के टाइम पे बात कर रहा है, कौन से टाइम पर बात कर रहा है, उस समय हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। यहां पे मेथड नहीं समझा रहे, क्योंकि मेथड तो ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, बार बार क्या समझ रहे हैं, वही मेथड है, सेम वही है। एवरेज, ठीक है, सुपर, उसके बाद तुम्हारा कैपिटलाइजेशन हिडन है, और अगर परचेस कंसीडरेशन तो वो बस सारे के सारे मेथड वही सेम है। इसीलिए बोला था कि जब हम चैप्टर समझा रहे थे पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उस समय हमने सारा चैप्टर समझाया था, गुडविल के वैल्यूएशन समझाए थे, मेथड समझाए थे। बस एडमिशन में अलग से दो पॉइंट और समझाए थे, एक समझाया था परचेस कंसीडरेशन वाला और एक समझाया था हिडन वाला, बाकी 3 तो वही है सेम। अब कुछ नहीं करना, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन बस इसमें यही चीज है कि आपको गुडविल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एडमिशन के टाइम पे क्या एंट्री पोस्ट करते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर क्या पोस्ट करते हैं। रिटायरमेंट का बस इतना सा है खेल कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और डेथ हो रहा होता है, उस समय गुडविल जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं फर्म के अंदर, वो गुडविल का पैसा देते हैं जो रिटायर हो रहा होता है। बात समझ आ गई? इसीलिए देखो इन्होंने अपनी कैपिटल को तो डेबिट किया है और इसकी कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो इनकी कैपिटल कमी तो हो रही है। बात समझ आ रही? बहुत सारे लोग बोलते हैं कैश से एंट्री नहीं करे, कैसे करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपनी कैपिटल कम कर तो दी, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, ये इनकी एंट्री है। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है? तो ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद अपन अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका नाम है रिवैल्यूएशन। क्या? तो अब बात कर लेते हैं इसमें, जैसे अपन ने अभी बात करी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो सेम अब यहां पर एक बात करने वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे अपन ने एग्जिस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन वाले में पढ़ा, सेम सब कुछ वही है रिवैल्यूएशन। भाई कि भैया रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट के केस में सीआर करते हैं और लॉस के केस में उसको करते हैं डीआर। ठीक है, रिवैल्यूएशन होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का। एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आएगा तो पहले बता चुके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स को तो रिवैल्यूड करते हैं, क्या करते हैं, और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं। ये 2 वर्ड होते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है। तो मैं एक चीज और बता देता हूं, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमें आता तो है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे, इस वजह से वो 2 नंबर का क्वेश्चन सब बच्चे गलत करके आते। भाई 100 नंबर का पेपर हर बच्चे के लिए नहीं होता, पहले बात समझने की कोशिश करना। 100 में से 100 नंबर का पेपर हर बच्चे के लिए नहीं है, उसमें से 2 से 3 नंबर, 4 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए होता है जो उसको अच्छे से पढ़ के गए। अब जैसे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट सबने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है सर रिवैल्यूएशन में आपने बोला है कि प्रॉफिट के केस में इसको सीआर करते हैं, लॉस के केस में डीआर करते हैं, आपने केस भी बता रखे कि लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और आ गया। उसने बोला कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन के असेट्स इज रिवैल्यूड और रीअसेसमेंट, मतलब नीचे ऑप्शन में आया रिवैल्यूड या रीअसेसमेंट, बोथ एंड नन ऑफ द अबव, तो रिवैल्यूड। और लायबिलिटी नीचे आया रिवैल्यूड रीअसेसमेंट, बोथ एंड नन ऑफ द, तो रीअसेसमेंट। दोनों में डिफरेंस है, एमसीक्यूज में कैसे बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा समझने की कोशिश करना।
दोनों के लिए अच्छा असेट्स को रिवैल्यूड क्यों बोल रहे हैं और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? देखो असेट्स क्या होती है, हमारी खुद की होती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिवैल्यूड। उसकी मार्केट में वैल्यू देखते हैं, क्या मार्केट में वैल्यू चली। लायबिलिटी मतलब जो हमें पे करनी है, फर्म को पे करनी है, इसलिए उसको रीअसेस करती है, चेक करती है कितनी लायबिलिटी अभी रह गई है, कितनी हमें पे करनी। बात समझ रही? रीअसेसमेंट बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी जरा सेम सही है, जरा समझ लेते हैं। देखो अपने को पता है कि प्रॉफिट के केस में अपन क्या करते हैं, सीआर, और लॉस के केस में अपन क्या करते हैं, डीआर। तो रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट है जो एडमिशन के टाइम पे बताए थे, एग्जिस्टिंग के टाइम पे बताए थे, सेम हम यहां पे बता रहे हैं। जैसे असेट्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट होगी असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। असेट्स हमारी डिक्रीज होती है, लॉस है, एंट्री पोस्ट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का केस है। और इसके बाद लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट होती है लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर होता है, एंट्री पोस्ट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। बात समझ आ रही? 4 पॉइंट, असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, डन। अब बात कर लेते हैं अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के बारे में। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो लॉस है, ऑब्वियसली बात है, एंट्री पोस्ट कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। एक बार असेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अनरिकॉर्ड असेट्स, तो असेट्स है, रिकॉर्ड नहीं करिए, रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट होगी अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये सब हो गया रिवैल्यूएशन के अंदर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन के अकाउंट में, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन का बैलेंस सीआर बोल रहा होता है। जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा तो हमारा जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट का जो बैलेंस है वो सीआर बोलता है, सीआर। इसमें बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि ऐसे एंट्री करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। रिवैल्यूएशन में जब हमारा को प्रॉफिट होता है तो हमारा रिवैल्यूएशन को सीआर बैठेगा, मतलब सीआर ज्यादा आएगा। तो जब रिवैल्यूएशन में बैलेंस सीआर है तो हमें पता है रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स के लिए। तो जब हमें रिवैल्यूएशन का जो सीआर बैलेंस है, जो हमारा प्रॉफिट बैलेंस है, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन में जो सीआर बैलेंस है उसे उठा के कर देंगे डीआर। एंट्री पोस्ट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। एक बार जरा इसको देखो एक बार, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल है, जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल समझा था, ए, बी और सी है, ये 3:2:1 में, ठीक है। अब इसमें बी रिटायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटायरमेंट का तो अपन निकाल ही लेंगे सब कुछ, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स में बटेगा 3:2:1 में। और कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, इनके 3:2:1। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। बात समझ आ रही है? कौन सा रेशियो? 3:2:1। अब बहुत सारे क्वेश्चन इस बात का कि आपने बताया था कि लॉस के केस में रिवैल्यूएशन को डीआर करते हैं, तो ये लॉस वॉस का तो नहीं है भैया, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस प्रॉफिट के केस में सीआर होता है, जब हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन तो हो जाएगा डीआर और पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज, यानी सीआर टू पार्ट। तो देख लो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, एंट्री पोस्ट कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। आगे बात समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन से रेशियो में? 3:2:1। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डीआर बोल रहा है, मतलब डीआर ज्यादा आया है, उसका मतलब लॉस है, और जब हम लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डीआर से बैलेंस उसको क्या करना पड़ेगा? सीआर, और पार्टनर्स की कैपिटल करनी पड़ेगी डीआर। एंट्री जरा देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये भी हमें किस में करनी पड़ेगी? ओल्ड रेशियो में करनी पड़ेगी, 3:2:1। ये लॉस की एंट्री होती है, ये प्रॉफिट की एंट्री, ये होता है रिवैल्यूएशन का। खत्म पॉइंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल समझा दिया, और अपन ने जो रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंसेस वगैरह होते हैं उसकी एंट्री, उसका ट्रीटमेंट समझा दिया। सेम ट्रीटमेंट है, कुछ अलग से नहीं कराया, जो एडमिशन में कराया था सेम इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स के बारे में। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व होते हैं ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेम है जो एडमिशन में समझाए थे, सेम यहां पे। अब जैसे मान के चलते क्वेश्चन में अगर कोई भी पी एंड एल का बैलेंस दे रखा है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे बच्चों को पूछ रहे हैं सर पी एंड एल का बैलेंस ही समझ में नहीं आता। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर ये आपका ये फॉर्मेट है, ये आपकी लायबिलिटी है, अमाउंट देन असेट्स देन अमाउंट, ये आपकी बैलेंस शीट है। पी एंड एल का बैलेंस अगर असेट साइड दे रखा है और पी एंड एल का बैलेंस अगर हमारा लायबिलिटी साइड दे रखा है, तो ये जो दे रखा है ये प्रॉफिट बैलेंस है, क्योंकि ऑल प्रॉफिट बैलेंस आर सीआर, इसीलिए लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। और ये हमको दे रखा है, इसका मतलब लॉस है, ठीक है, क्योंकि ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर और असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, इसलिए यहां पर दिखाया हुआ है। ये लॉसेस होते हैं, ये प्रॉफिट होता है। अब इसके आगे कुछ लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यही समझ में आ गया लायबिलिटी और असेट से
कि अगर पी एंड का बैलेंस लायबिलिटी साइड में तो उसका मतलब प्रॉफिट है, और पी एंड का बैलेंस अगर हमारा असेट साइड है तो लॉस है। लॉस से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है और प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। और कौन कौन से लॉस हो सकते हैं? हो सकते हैं भैया आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का खर्चा, ये आ सकता है आपका असेट साइड, लॉस है। ठीक, पी एंड का प्रॉफिट आएगा लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व आ सकता है, और कोई रिजर्व फंड वगैरह तो वो आ सकता है। अच्छा, एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझ लेते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया, पी एंड का डीआर बैलेंस इधर यानी कि लॉस है, ये हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये लॉस है। पी एंड एल अगर इधर की साइड पे रखा है तो प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारे के सारे प्रॉफिट है। बच्चों का कंफ्यूजन एक चीज है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, क्या इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि नहीं किया जाता? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है कंपनी की, जो कंपनी को पे करनी, सॉरी फर्म की, जो फर्म को पे करनी पड़ती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड के नाम से आता है, उस लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे सपोज दैट यहां पे लिखा गया प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ भी आ सकता है, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते पार्टनर्स के बीच में। बार बार समझ लीजिएगा इसको, प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। फर्म की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है और फर्म को ये पे करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कोई भी रिजर्व नहीं होता। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी एंड एल, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये पी एंड एल अगर असेट साइड है तो लॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात अच्छे से समझ में आ रही है? कोई इसके अंदर कोई समस्या, कोई परेशानी? क्योंकि सेम है जो चलता हुआ रहा, इस पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे, ध्यान देंगे इस पर कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड किसी भी नाम से आ सकता है। अब दो चीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो बात करेंगे जी अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में, और एक बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। जो ट्रीटमेंट अपन ने समझाया था एग्जिस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर, एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर, सेम यहां पे, सेम है यहां पे। बस इतनी सी बात है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा अगर बचता है लायबिलिटी के बाद, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 4 कंडीशन बताई थी शुरू से। जैसे एक बार इसको भी समझ लेते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो कि रिजर्व वगैरह वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। पी एंड एल अगर हमारा लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट है, और पी एंड एल अगर हमारा साइड है तो लॉस है। जरूरी नहीं है लिखाओ, बस पी एंड एल दिखा रखा है, इसी से आपको समझना है। अभी तो 11th क्लास के टॉपिक है, जब बच्चे स्टार्टिंग करते हैं कॉमर्स की, तब बताई जाती है ये चीजें कि पी एंड एल का डीआर बैलेंस, पी एंड एल का सीआर बैलेंस बैलेंस शीट पे कैसे शो करते हैं। अब आप लोग तो 12th क्लास में, चलो अब एक मिनट इसके बारे में और समझ लो। एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में समझ लेते हैं जरा। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके बारे में अपन ने बात करी थी, 2 चैप्टर में बात कर चुके, थर्ड में भी सेम ही कहानी है। इसके अंदर हमने 4 कंडीशन समझाई थी आपको, ठीक है? इसके अंदर 4 कंडीशन। एक्चुअली क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की 2 तरीके हैं। एक्चुअली क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये दिया हुआ है। अगर अपन बात करें सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी पढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसा लोकल बोर्ड हो गया, चाहे राजस्थान बोर्ड हो गया, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, अलग अलग बोर्ड हो गया, अलग अलग। जैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, ठीक है? लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो बच्चे आगे सीए करेंगे या कॉमर्स की फील्ड में आगे जाएंगे, उनको ये जरूरी है समझना, चाहे उनके कोर्स में हो चाहे नहीं हो। लेकिन सीबीएसई में तो ये है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ठीक है? अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में अपन ने 4 कंडीशन बताई थी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारी बैलेंस शीट में बना हुआ है पहले से ही। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का बना हुआ है, इसकी 4 कंडीशन थी, ठीक है? सेम है, 10,000 का बना हुआ है। पहला था नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है, नो लायबिलिटी। इसका मतलब पूरा का पूरा फंड जो बच गया तो इसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। पहला पॉइंट खत्म, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी नहीं, पूरा का पूरा रिजर्व बच गया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरे में वही 10,000 रुपए की फंड बना हुआ है, लायबिलिटी क्रिएट हुई है, मान के चलते 8,000 की, तो 8,000 की जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आगे बात समझ में, तो 8,000 की जो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 2,000 रुपए बच गए उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि देखो लायबिलिटी तो 8,000 की क्रिएट हुई है और फंड बना हुआ 10,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए जो फंड बच गए उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ गए अच्छे से? और ये 8,000 रुपए जो दिख रहे, ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उससे हम 8,000 रुपए ले लेंगे। तो हम बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने रुपए से, 8,000 से, और जो 2,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो बच गया वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंट्री पोस्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। 2 पॉइंट। थर्ड की बात कर लेते हैं, जितने का फंड उतने की लायबिलिटी, कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं।
बैलेंस शीट में जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से 10,000। बस समझ आ गई। 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 4 है कि 12,000 की लायबिलिटी की रेट होगी। यहां पे थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो बना हुआ था 10,000 का और लायबिलिटी की रेट हो गई 12,000 रुपए की। 10,000 तो यहां से कवर हो जाएंगे, फिर भी 2,000 कम ही रहेगी, रिवैल्यूएशन में जाएगा 2,000 रुपए। एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से, ठीक है, 2,000 रुपए। अब जब ये हो गए 2,000 हमने वर्क में उससे ले लिए रिवैल्यूएशन से, 10,000 का तो फंड बना हुआ है। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से 12,000। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 4 पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होता। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में आयोग की बात तो समझ में आई होगी क्योंकि तीनों चैप्टरों में सेम ही चल रहा है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर क्या होता है, 5 कंडीशंस आती हैं। कितनी कंडीशन है, 5। अब पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाती क्यों है। अपने इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है ना फर्म की जो है, तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उसकी 5 कंडीशन होती है, एक बार उसको भी रिकॉल करा देते हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको भी सुन लो आप। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मान के चलते हैं आईएफएफ जो बना हुआ बैलेंस शीट के अंदर, ये सब लायबिलिटी साइड दिखेंगे आपको 10,000 का बना हुआ है, और असेट साइड जो दे रखी है वो इन्वेस्टमेंट अपने को दे रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आईएफएफ बना हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 1 लाख का। इसके वैल्यू होता है, रिवैल्यूड करते हैं ना, जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या किसी पार्टनर को रिटायरमेंट करते हैं, डेथ करते हैं, तीनों के केस में रिवैल्यूएशन हमारा बनता है, असेट्स को रिवैल्यूड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। पहले सबसे पहले पॉइंट, मतलब किसकी कंडीशन 5 है तो पहले ये ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि 1 लाख का असेट्स में दिखा रखा है और 1 लाख ही रिवैल्यूड हुआ, तो इसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं है। आगे गानी समझ में, तो पूरा का पूरा फंड बच गया 10,000 रुपए, पूरे के पूरे फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख की 1 लाख रही, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए हमने बांट दिया, एंट्री पोस्ट कर दी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, वही बैलेंस शीट में 10,000 का फंड बना हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की बैलेंस शीट में, लेकिन अब इनकी वैल्यू केवल 90,000 रुपए रह गई, 90,000 रुपए, ठीक है। 90 नहीं लेते हैं, पहले लिख के अपन 95,000, ठीक है। 95,000 हमने देखा, इसकी मार्केट वैल्यू 95 रह गई है। कितने रुपए का लॉस है, 5,000, तो हम 5,000 रुपए का लॉस इससे कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 5,000 रुपए बचेंगे, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंट्री पोस्ट होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट दिया पूरे 10,000 से, पूरे 10,000 से, टू इन्वेस्टमेंट 5,000 से, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट 5,000 से, 5,000 तो गए, तो 5,000 जो बच गए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आयोग की बात आपको समझ में आ गई। कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ 10,000 का, असेट्स में दे रखे इन्वेस्टमेंट वही, और वैल्यू रह गई जी 90,000 की। आगे कहानी समझे, 90,000 की वैल्यू रह गई है। अब इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा था फंड अपने को 10,000 का, और वैल्यू रह गई है यहाँ पे 90,000, तो इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश करना, कितने रुपए का लॉस हो गया, 10,000 का। अब 10,000 के लॉस को कवर कहां से करेंगे, ये रहा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट 10,000 से, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 10,000 रुपए का फंड बचा रखा था और 10,000 का लॉस हो गया, तो पूरा का पूरा 10,000 का लॉस इससे कवर हो गया। एंट्री पोस्ट हो गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, भाई 10,000 का बना हुआ है, वैल्यू वही इन्वेस्टमेंट की 1 लाख असेट्स में दे रखी, लेकिन इसकी वैल्यू हो गई है 88,000 की, टोटल लॉस हो गया 12,000 का। मार्केट में जब वैल्यू करी, रिवैल्यूड करा असेट्स को, तो 88 रह गया, यानी कि जो टोटल लॉस हुआ है वो हुआ 12,000 का। जब 12,000 का लॉस होगा तो हमें पता है 10,000 का तो यहां से कवर हो जाएगा, फिर वही सेम बात है कि 2,000 रुपए हम कहां से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एंट्री जरा ढंग से समझने की कोशिश करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट दिया 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन दिया होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 2,000, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000, क्योंकि हमें टोटल लॉस 12,000 का हुआ है। 10,000 तो फंड से कवर हो जाएंगे, फिर 2,000 रुपए भी तो लेना पड़ेगा ना, रिवैल्यूएशन से लेंगे। एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट दिया 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 2,000, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000 रुपए। बात समझ आ गई। कंडीशन नंबर 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कंडीशन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, 10,000 का फंड बचा हुआ था, बना हुआ था, असेट्स की वैल्यू वही तो रखी है 1 लाख रुपए, लेकिन इसकी वैल्यू हमने जब मार्केट में चेक करी तो 1,10,000 आ रही, कंडीशन सही, ठीक है, 1,10,000 आ रही है। हमें पता है कि हमें तो उल्टा प्रॉफिट हो गया, भाई इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख की और वैल्यू चल रही है 1,10,000, ये तो 10,000 का प्रॉफिट हो, तो ये तो जाएगा 10,000 रुपए का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी रिवैल्यूएशन में जाता है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट अभी 10,000 का एंट्री पोस्ट हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से, क्योंकि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
बात समझ में आ रही है? अभी फंड से बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं। 10,000, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू असेट्स में कितनी है, 1 लाख, और कितनी वैल्यू हुई, 10,000 का प्रॉफिट है। एंट्री जैसे अपन करते हैं, असेट्स इंक्रीज होती है, रिवैल्यूएशन सीआर होता है, एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन 10,000। बात समझ में आ गई? ये तो क्या रिवैल्यूएशन में। अब इस फंड का तो कुछ यूटिलाइज ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा फंड बच गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंट्री अपन पोस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ रही है क्या? इसकी 5 कंडीशन है, आ गई समझ में? तो ये इसके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में, यानी कि अपन ने आज के लेक्चर में आपको सिर्फ रिकॉल कराया था, एक तो गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में रिकॉल करवाया है, एक इसके ट्रीटमेंट के बारे में रिकॉल करवाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। देखो एक्चुअली क्या होता है, एडमिशन अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला जो चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा है, तो ये बहुत सिंपल चैप्टर। रिटायरमेंट में बस 1-2 चीजें जो अपन को अलग से पढ़नी है, नहीं तो देखो सब कुछ सेम ही चल रहा था। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझाया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गुडविल का अपन का सेम सही था, सब कुछ सेम ही है। बात समझे? बस यहाँ पे जो एक अभी तक नया पढ़ा था वो था गेनिंग रेशियो निकालना, कि गेन रेशियो कैसे निकालते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।